वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जय साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज। जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना या चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि श्लोक हम बार बार क्यों दोहराते हैं। बार बार इस करके दोहराते हैं ताकि आदमी की जमीर जाग जाए। जिंदा इंसान उसको कहते हैं जिसकी जमीर जागी हो। तो जमीर उसकी जागी होती है जो सच बोलता है। तो आज की मुलाकात जो हम बात करेंगे आज, जो है कि वर्ग व्यवस्था कब लागू हुई, वो इसका मतलब क्या है और ये कब लोग लागू हुई। इस विषय पर हमारे साथ में हमारे सत्कार योग्य एडवोकेट माननीय संतोष कुमार साहू जी हैं। तो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी के और मुक्ति मोर्चा के छत्तीसगढ़ से। तो उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी संतोष कुमार साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि जैसे हमने अब तक तो बहुत सारी मुलाकात कर ली है, तो वर्ग व्यवस्था ये मतलब क्या है और कब से लागू हुई, इसके इसके पीछे क्या कब से है वर्ग व्यवस्था। जी मैं वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भारत में जो व्यवस्था है उसके ऊपर ये सवाल उठाए हैं। वर्ग व्यवस्था भारत में कानूनन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, पर इसकी परिकल्पना 1928 में ही महामानव भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी गुलाम भारत में अंग्रेजों को समझाने में कामयाब हो गए थे कि इस देश की परिस्थितियां क्या है, और उन्होंने ही सबसे पहले शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति शब्द का उपयोग किया। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में एससी अनुसूचित जाति कौन है, इसकी पहचान क्या है, इसका क्या है मतलब इसके पीछे क्या ये एससी और अनुसूचित जाति का क्या मतलब है, थोड़ा इसके बारे में बता खुलकर। जी जी, भारत में शेड्यूल कास्ट जो शब्द है वो एससी, 2 अक्षर है अंग्रेजी के एससी, हिंदी देवनागरी लिपि में अनुसूचित जाति। एससी का ये मतलब है शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, जो जाति संपूर्ण भारत के भूमि के अंदर सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, पर उन सभी जातियों में अछूतपन का व्यवहार, मनुवादी व्यवस्था जो व्यवस्था बना के रखे थे, उस व्यवस्था में छुआछूत का उनके साथ व्यवहार होता था। छुआछूत के वो सभी जातियां समान रूप से शिकार थे। ऐसे सभी जातियों को सूचीबद्ध किया गया, और वो सूचीबद्ध जो किया गया है वो सूची हिंदी में जब बोलेंगे तो अनुक्रम, और अंग्रेजी के शब्द का उपयोग करेंगे तो शेड्यूल। कास्ट का मतलब जोड़ना, किसे जोड़ा गया, जो मैंने पूर्व में कहा कि जो जातियां समान रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े थे, समान रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, और समान रूप से सभी जातियों में अछूतपन का व्यवहार था, ऐसे समस्त जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज किया गया। जी साथियों, हम बताना चाहते हैं कि हमारा फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम जा रहा है। अगर कोई जुड़ना चाहता है, लिंक दे दिया हमने इसमें, फेसबुक के लिंक उसमें, तो आप जुड़ करके सवाल कर सकते हैं। वर्ग व्यवस्था क्या है, ये कब से लागू हुई, तो इस पर संतोष साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे बात कर सकते हैं आप जुड़ करके। जी, मतलब जैसे एससी की जो सूची है इसमें कितने जातियां हैं, और एससी की सूची की भी जातियों, मतलब इसमें जो आपस में मतलब क्या समानता है। जी, एससी की सूची में अनुसूचित जाति का जो सूची है, राज्यवार अलग अलग है। भारत में 28 राज्य हैं, 697 जिला हैं वो राज्यों में, और 45 जिला केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अंदर है। तो सभी राज्यों में समस्त केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत में शेड्यूल कास्ट की सूची में, अनुसूचित जाति की सूची में 1703 जातियां हैं। ये जातियां हैं,
हर जाति के अलग अलग उपजातियां हैं। वो इस तरीके से भारत में 20-22 हजार से ज्यादा शेड्यूल कास्ट की सूची के अनुसार जाति और उपजाति पहले थे। उन सभी जाति उपजातियों को मिलाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे युग पुरुष हुए भारत में जो बिखरे लोगों को एक करने में कामयाब हुए। तो मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि एससी की जो सूची है, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 44 जातियां हैं, ये मूल जातियां हैं, उपजातियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसे हर प्रदेश की बातें हैं। तो सभी जाति को मिलाने से 1703 जातियां हैं। इसमें कुछ धर्मांतरित भी कर गए हैं जी। धर्मांतरित तो मतलब उसको कहते हैं जो मतलब जो किसी ने धर्म छोड़ करके दूसरी तरफ चला गया है। मेरे ख्याल परिवर्तन कह सकते हैं उसको। मतलब इसमें गटर, ये तो गुलामी का गटर है जात पात। तो गटर से निकल करके खुशबू में जाना का मतलब होता है कि आदमी बदबू से निकल के खुशबू में चलेगा। अब जात पात का छोड़ने का मतलब है कि गुलामी की बेड़ियों को काट करके इंसान आजाद हो गया। या जात पात ऐसे मानते उसको अधर्मी मान सकते हैं। उनको धर्म का ना ज्ञान है ना उनको धर्म का पता है। धर्म से उसको अधर्म को छोड़ करके अधर्मी बनेगा, ऐसे बोल सकते हैं। जी, इसमें जैसे एससी की सभी जातियों में समानता, मतलब क्या क्या समानता है और किसमें किस प्रकार से देखते हैं जो एससी की जातियां हैं। और बहुत सारी जातियां बताएं हमने, तो इतनी जातियां, मतलब मुझे तो, मैं बस ये बताऊं, मुझे आप जो बोलते हैं जानकारी हमें बहुत सारी मिलती है। हमें तो सिर्फ अपनी जाति का पता था ये जाति होती है, हमें तो किसी और का पता नहीं था। तो इतनी जातियां, इतनी हरामखोरों ने मतलब इतनी जातियां बना रखी है। हरामखोर उसको कहते हैं जो हराम की खाते हैं, गाली नहीं है ये। हलाल खोर कहते हैं जो कमाई कर खाता है। जो हरामखोरों ने जाति बना रखी है, हराम की खाते हैं लोगों छीन छीन करके। तो ये बताएं कि इसमें मतलब क्या क्या समानता है जी। जी, एक बड़ा सवाल है कि एससी की जातियों में क्या समानता है जी। तो एससी की जातियों में मूलतः सामाजिक पिछड़ापन की समानता है। एससी की सूची के जितनी भी जातियां हैं, अभी भी आप छानबीन करें, देश को, भारत हमारे देश को आजाद हुए लगभग 75 साल होने वाले हैं, अभी भी अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट की जातियों को अगर आप छानबीन करेंगे तो अभी भी लगभग सभी जातियां सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। कम ज्यादा अभी एजुकेशन की वजह से कुछ जातियां अपर लेयर में आ गई हैं, वो भी बहुत कम, पर लगभग सभी जाति सामाजिक रूप से पिछड़े। दूसरा जो समानता है कि शेड्यूल कास्ट की सभी जातियां शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के साथ छुआछूत का बर्ताव होता है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे पंजाब में हो, या बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे आंध्रा में आप चले जाएं या कहीं भी जाएं, राजस्थान चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, उधर कर्नाटक, केरल, तेलंगाना में थोड़ा सा कम जरूर लगता है, पर आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुने हैं कि दक्षिण में भी मंदिरों में प्रवेश है, दरवाजे में लोग लिख के रख देते हैं कि इसमें शूद्र अछूतों का प्रवेश निषेध है। तो इस तरीके से भारत में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं 1703 जाति में जो समानता है वो एक ही समान है। उसका कारण है कि सामाजिक रूप से सभी पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से सभी पिछड़े हैं और सभी के साथ मनोवादी जो व्यवस्था था, जातिवादी जो व्यवस्था था, वर्णवादी जो व्यवस्था था, उसमें चाहे वर्णवादी व्यवस्था का दौर हो या जातिवादी व्यवस्था का दौर हो, सभी में शेड्यूल कास्ट के जाति की सूची में जो जातियां हैं सबके साथ अछूतपन का व्यवहार पूरे देश में किया गया। यहां तक अंग्रेजों के रिकॉर्ड में है कि जब भारत गुलाम था उस समय अगर किसी शेड्यूल कास्ट की जाति को अगर कोई सामग्री लेना है, कोई वस्तु लेना है, कहीं कोई ऐसा व्यापारी है तो व्यापारी कम से कम 10 मीटर दूर वो खाद्य सामग्री को ऐसे जमीन में रख देता था और वो दूर से आके वहीं पे जो भी पैसा होगा उस समय का मुद्रा वो जमीन में रख देता था और उठा के वो वस्तु अपने साथ लेके जाते थे। क्या विडंबना है। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं, किसी दार्शनिक ने कहा, एक विचारक कहा कि महाभयंकर झूठ वो नहीं है, महाभयंकर जो झूठ है वो नहीं है जिसको बोला जाता है, महाभयंकर झूठ वो है
जिसमें लोग जी रहे हैं, जिया जाता है। जैसे अभी लोगों कोई आया लिखा बताया कि नहीं वर्ण व्यवस्था होता है, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए, जंघा से वैश्य पैदा हुए और पैर से शूद्र पैदा हुए। अब ये बताने वाले लोग भारत में इतिहास के आधार पे, भाषा शास्त्र के आधार पे, पुरातत्व के आधार पे, डीएनए के आधार पे कहें कि ये बताने वाले जो आदमी है वो भारत भूमि में कितने हजार वर्ष से है। तो अधिकतम ये लिखने पढ़ने बताने वाले लोग 3500 से 4000 साल के बीच में ये बात पैदा हुई। तो धरती में ये कहाँ पैदा हुआ आज तक प्रमाणित नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर 196 देश हैं, बाकी टेरिटरीज हैं। तो भारत के अंदर ये जो व्यवस्था, ये जो बातें फैलाएगी, क्या पृथ्वी के अन्य हिस्से में कहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता। ये महाभयंकर झूठ में भारत के लोग जीने लगे। मैं इस मौके पे पुनः ये कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं वो आपस में सामाजिक रूप से समान है, शैक्षणिक रूप से समान है, और अछूतपन जो उनके साथ उसके जो शिकार हैं, अछूतपन के कारण वो समान है। तो इनको इस आधार पे इस देश में एक ही पहचान मिला, और वो भी भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अथक प्रयास, उनके जैसे युग पुरुष के कारण ये संभव हो गया। जी अपने एक जिगरा किया, मैं थोड़ा खुलासा कर देता हूँ उस बात का। जो जैसे बहुत सारे मंदिरों के बाहर लिखा होता है कि अछूतों को या शूद्रों को मंदिर में जाना मना है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ब्राह्मण ऐसे नहीं लिखता है, वो उसके वो बहुत बड़ा मतलब कुछ ना कुछ कारण होता है, तब वो उससे कुछ करता है। मतलब एक कारण ही दो तीन कारण होते हैं। जिनको भारत में अछूत कहा जाता है, जिनको शूद्र कहा जाता है, जिनको मतलब कहते हैं इनको छूने से ब्राह्मण के मतलब धर्म बढ़ छूट जाता है, ऐसा बोलते हैं। उनकी ताकत से ब्राह्मणों को डर लगता है, नंबर 1। और जो 95% जो ब्राह्मण जो भारत में मंदिर हैं ये बुद्ध मठ थे पहले। उनको अगर खोज करे दे करके तो वो बुद्ध मठों को तोड़ करके इन्होंने मूर्तियों को तोड़ करके मूर्ति का नक्शा बदल करके उसको उन्होंने देवी दुर्गा का नाम दे दिया। तो शूद्रों को मंदिरों में जाने का मना इस करके किया है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को ना पहचान ले कि वो प्रॉपर्टी तो उनकी है। वो अगर उनको पता लगा तो जूता मार के बाहर निकालेंगे उनको। तो इस करके पहले लिख दिया, उनके मन में डाल दिया कि बोले ये शूद्रों को अंदर जाना मना है। अरे ऊपर से भगवान अगर उनको मिलता, अगर भगवान मंदिर में होता तो ब्राह्मण की जूनी क्यों छूती जब तक? वो तो अभी भीख मांग रहे बैठे, अंदर भी भीख मांगते बैठ करके, बाहर भी भीख मांगते बैठ करके। वो स्वर्ग के नाम पर भीख मांगते, उनकी जूनी तो आज तक सुधरी नहीं है। तो दूसरों का क्या सुधारेगा? तो भगवान ना तो मंदिर में हमारे सबके अंदर बैठा है, तो हम तो अंदर से खोजने की जरूरत है। तो ये प्रॉपर्टी शूद्रों की है, जिनको शूद्र कहते हैं। उनकी मतलब जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ओबीसी है, एसटी एससी ओबीसी का लोग, ये असली भारत के मूल निवासी, ये प्रॉपर्टी उनकी है। तो इनको थोड़ा ध्यान दे, ये किसी का छूने से कुछ नहीं भ्रष्ट होता। तो ये बताएं थोड़ा सा हमें कि जैसे कि क्या जो एससी को जैसे ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण मानते वर्ण है वो जो कहते हैं, तो ऐसी क्या कोई जाति है या मतलब वर्ण है, क्या है इसके पीछे क्या है? जी एससी या अनुसूचित जाति नाम का भारत में कोई जाति नहीं है। भारत में जातियां थी। 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत में जाति की व्यवस्था थी, पर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का संविधान वर्ग व्यवस्था लेकर आया। इस देश में अब कोई जाति नहीं है, यहाँ सिर्फ वर्ग रहेंगे, और वर्गों में आपस में जो मापदंड है, जो पैमाना है, उसके आधार पे उनको लिस्टिंग किया गया। अनुसूचित जाति नाम का भारत में कोई जाति नहीं, ये वर्ग है। जाति उपजाति को जोड़कर वर्ग का निर्माण किया गया। और इसका कारण एक बड़ा था कि जैसे अभी कन्याकुमारी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की 4 जाति का नाम पंजाब के लोगों से आप पूछें कि आप शेड्यूल कास्ट हैं? जी मैं शेड्यूल कास्ट हूं। तो आप बताएं कि तमिलनाडु में शेड्यूल कास्ट की कौन कौन सी जाति? मुझे 2 नाम बताना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछे कि आप आसाम, आप शेड्यूल कास्ट हैं? जी मैं शेड्यूल कास्ट हूं। तो आसाम में शेड्यूल कास्ट की 5 जाति का नाम बताइए, मैं एक नाम नहीं बता पाऊंगा। गुजरात का पूछिए, मैं बता नहीं पाऊंगा। कश्मीर का पूछिए, मैं बता नहीं पाऊंगा। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे आप शेड्यूल कास्ट हैं? मुझे गर्व है, जी मैं शेड्यूल कास्ट हूं। मुझे गर्व क्यों है? क्योंकि मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा था, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, और मेरे साथ पूरे देश में
मेरे सभी लोगों के साथ अछूतपन का व्यवहार किया गया। ये हमारे ऊपर थोपी गई गुलामी है और हमारा आज जो दुर्गति है, ये दुर्गति हमारे पुरखों के जमाने से आते आते यहाँ पहुंचा है। और मुझे गर्व क्यों है? क्योंकि ये गंदगी हमने पैदा नहीं किया, हमारे दुश्मनों ने पैदा कर हमारे ऊपर थोपा। पर आज भारत के संविधान के कारण हमारा पहचान पूरे देश में एक बन चुका है। हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट हैं। कल तक हम जातियों में थे, उपजातियों में थे, पर आज संपूर्ण भारत में हमारा एक ही पहचान है, शेड्यूल कास्ट है। और हम सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे और अछूतपन के शिकार थे। पर ये व्यवहार हमारे साथ किसने पैदा किया, वो कौन है? यहाँ तक अब भारत के लोग पहुंच चुके हैं, चारों तरफ इसकी चर्चा है। तो मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट, एससी कोई जाति नहीं है, ये वर्ग है। इसके अंदर जातिवादी व्यवस्था के समय हजारों जातियां, हजार उपजातियां, लगभग आपको हम बताएं कम से कम 25 से 30 हजार के ऊपर जाति और उपजाति जो बिखरा हुआ समाज था, उसको भारत में एक पहचान दिया गया। और इसमें अगर सबसे बड़ा कोई कारण बने और सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है भारत में, प्रथम स्थान पर अगर माना जाए तो कोई और नहीं, महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। और भारत में उनका सबसे बड़ा उपकार है कि बिखरा हुआ समाज को संगठित करने में कामयाब। जी 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 जी। नहीं, इसमें एक तो हम तो अगर मैं एक और सवाल जोड़ देते हैं, जैसे कि मतलब आप तो कहते हैं वर्ग व्यवस्था है, लेकिन इसको हमने तो गांव के अंदर देखा है, जात पात फैली हुई है, जात पात से वहां तो वर्ग व्यवस्था के बारे में जानकारी है नहीं किसी को। तो ये आपने बीच का प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। तो नंबर जो मेरा दूसरा सवाल जो सबसे जो है अहम सवाल है कि एससी अनुसूचित जाति कहते हैं इसको, भारत में मतलब कुल जनसंख्या इनकी कितना बड़ा है, मतलब कुल जनसंख्या इनकी कितना बड़ा हिस्सा है भारत में जी एससी का? जी, ये एक बड़ा सवाल है आपका। चूंकि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र संख्या बल से चलता है, तो ये एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा है आपके सवालों में। ये बात सही है कि भारत में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या, जो जनगणना होता है हर 10 साल के बाद 11वें साल में, उसके आधार पे अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट एसी की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15 से 16% है। अभी भारत में लगभग 139 करोड़ 40 लाख कुछ जनसंख्या अभी तक पहुंचा है। हालांकि ये सेंसेक्स अभी 2021 में होना था, संभव नहीं हो पाया है, 2022 चल रहा है। अभी आशा करते हैं कि बहुत जल्दी सेंसेक्स भारत में होगा। उसके आधार पे आप अनुमान लगाएं कि करीब 25 करोड़ भारत में शेड्यूल कास्ट के लोगों की संख्या है। 25 करोड़ भारत का 139 करोड़ का 25 करोड़ लोग अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या है। जी 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 जी। तो इसमें से अगर हमें मतलब 1 करोड़ आदमी दे दे, हमें इसमें भारत से 1 करोड़ अगर मुझे 100 रुपए महीने का निकाल कर देता तो हम 150 जितने बता रहे ना आप, इतनी जनसंख्या, तो हम उनकी मतलब एक तकदीर बदल कर रख सकते हैं। 1 करोड़ आदमी क्या 100 रुपए निकाल कर दे सकते का? तो अगर हमें 100 रुपए 31 महीने में पूरे भारत की हम तकदीर बदल सकते हैं। हम आने वाले वक्त में प्लान बताएंगे इस बारे में। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के देश जो है समस्त राज्यों के विधानसभाओं में क्या देश मतलब जो है ये सबसे बड़ी पंचायत संसद के लोकसभाएं कितने सदस्य हैं एससी के जो चुनकर जाते हैं, उसका क्या हिसाब बताओ जी? जी, भारत में जो भारत का सर्वोच्च संस्था है संसद, संसद का निचला सदन है लोकसभा। भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बना है। तो भारत के लोकसभा सदस्यों का चुनाव भारत की जनता करती है जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुका है। इसके आधार पर संसद के माध्यम से देश को चलाने वाले जो लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 543 है, 543 है। उसमें से भारत में
84 सांसद शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व 84 हैं जो शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट से चुनकर संसद में जाते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं। वो 543 में 84 सदस्य अनुसूचित जाति से। आपने एक सवाल किया कि अभी भी भारत के अंदर जाति पाति है, क्रमिक असमानता है। शेड्यूल कास्ट में भी आप जाएं, बारीकी से छानबीन करें तो शेड्यूल कास्ट की सूची में भी जो जातियां हैं वो भी एक दूसरे को कहते हैं हम इससे हम बड़े जात हैं, उससे हम बड़े जाति के लोग हैं, इनसे हमारा खाना पीना नहीं चलता है, इससे हमारा रोटी। आवाज बंद होगी बस अब। ऐसी जो बातें हैं ये अभी भी भारत में ये क्यों है? जिन लोगों ने लोकतंत्र का फायदा लिया, विधायक बने, सांसद बने, सुरक्षित सीटों से बने। अभी शेड्यूल कास्ट के 84 सांसद हैं, उनसे पूछा जाए अगर भारत में वो जिस जाति से आते हैं, हालांकि भारत में जाति कानूनन समाप्त हो गया, वर्ग की व्यवस्था है, अनुसूचित जाति है सिर्फ, तो उनसे पूछा जाए कि अनुसूचित जाति की सूची में कितनी जातियां हैं तो शायद बताना कठिन हो जाएगा। फिर अनुसूचित जाति की सूची में जो जातियां लाई गई उन जातियों में आपस में क्या क्या समानता है तो बताना बहुत लोगों को कठिन हो जाएगा। ये पूछा जाए कि अनुसूचित जाति का लाभ आप ले रहे हो, पर अनुसूचित जाति के सामाजिक विकास में, शैक्षणिक विकास में, राजनीतिक विकास में, आर्थिक विकास में अभी भी भारत में दुर्भाग्य है कि छुआछूत बरकरार है। लोग समान नागरिक कानूनन हैं पर व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट में मूछ रख ले तो काट दिया जा रहा है, अच्छे कपड़े पहन ले तो हत्या कर दिया जा रहा है। अभी आपने देखा राजस्थान। जी परिस्थितियों के जो जिम्मेदार हैं वो कोई और नहीं है। भारत में जो सुरक्षित सीटों से अनुसूचित जाति का लाभ वो ले रहे हैं, लेकिन काम अपनी जाति के अंदर कर रहे हैं, काम वो मनुवादी व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, रात दिन वो लगे हुए। उनसे पूछा जाए कि वर्ग की व्यवस्था के अस्तित्व में आने से पहले ये जो व्यवस्थाएं हैं इसमें आप कहाँ खड़े थे, तो जवाब देना बड़ा कठिन हो जाएगा भाइयों को। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में अनुसूचित जाति हमारा कुल जनसंख्या का मैं पूर्व में बता चुका हूं, हमारा एक बड़ा संख्या है, इसके आधार पे हमको प्रतिनिधित्व मिला है और इसमें सभी इस सूची में शामिल सभी जाति उपजाति के संख्या का लाभ मुझे मिल रहा है। इसलिए मैं सुरक्षित सीट में सांसद बन रहा हूँ, विधायक बन रहा हूँ, सांसद बनकर मंत्री बन रहा हूँ, विधायक बनकर राज्य की मंत्री बन रहा हूँ, कैबिनेट का दर्जा मिल रहा है। ये इसका जो पृष्ठभूमि है, इसका बैकग्राउंड है, वो हमारी संख्या है। सभी जातियों को मिलाकर वर्ग का निर्माण किया गया। ये वर्ग के आधार पे हमें ये सारा सुविधा मिला है। इस पर देश के लोग जरूर, अब तो काफी तेजी से वैचारिक क्रांति हो रहा है, लोगों को समझ आ रहा है। जी एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मतलब देखते हैं इसमें जो है जो चल रहा है सारा कुछ ये, तो इसमें जो बहुत सारे जो एक मेरे को सवाल किया था किसी ने, यहाँ पर अमेरिका में आए थे 2016 की बात है, किसी ने सवाल किया था कि भाई जो ये जो ST के OBC के लोग जब तक क्रांति करते हैं, लोगों के मतलब ये हक में खड़े होते हैं, जब ये क्रांति करके आगे चले जाते हैं, ये अपने लोगों को भूल जाते हैं क्रांति, मतलब इसका कारण क्या है? तो मैंने 2016 की बात बता रहा हूँ, ये मतलब उसमें एम के भरमार आए थे यहाँ पर, उसके मोहम्मद इस्लाम के साथ में उनकी बात बता रहा हूँ। तो मैंने उनको जवाब दिया था, वो 70 साल के, मैं उस टाइम में 42 साल का था, तो उस टाइम मैंने उनको जवाब जो दिया था वो बता रहा हूँ कि जो आदमी की नीयत ये है कि मैं लालच है उसके, मतलब उसका सीट का, जिसकी सीट के लिए लड़ रहा है वो, उसके अंदर बेईमानी है, ठग है, उसके अंदर छुपा हुआ, तो अगर वो उसको पालेता तो अपने लोगों को भूल जाएगा। अगर उसके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, अगर उसके अंदर बेईमानी नहीं है, तो वो चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए या कोई भी बन जाए, वो नहीं बोलेगा अपने लोगों को, अपने लोगों को साथ में लेके चलेगा। तो ये ठग चोर डाकू जो पहुंच जाते हैं ना, ये फिर ऐसे बोल जाते हैं, तो ये ठग चोरों का तो आने वाला वक्त समाज देगा इनको सजा, जो देगा। लेकिन जो समाज के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, इनको समाज जरूर सजा देगा, ये हम लिख कर भी दे सकते हैं, और इसका हमें उम्मीद भी है कि जो ऐसा करेंगे वैसा उनको बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें बताएं कि हमें वैसा प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है, इसका क्या आधार, मतलब इसका क्या आधार है जो है प्रतिनिधित्व का? जी
जी, प्रतिनिधित्व का आधार है जनसंख्या। भारत में 5 वर्ग हैं। अनुसूचित जाति के रूप में हमें, हमारे अनुसूचित जाति में 1703 जातियां, उसमें से धर्मांतरित हो गए, पर मूलतः हम 1703 जाति हैं। देश की कुल जनसंख्या का हम 15 से 16% है। इसलिए संख्या के अनुपात में हमें समस्त राज्यों की विधानसभाओं में, देश के संसद में सुरक्षित सीट हमें भारत के संविधान के माध्यम से मिला है। और हमारा जो प्रतिनिधित्व का आधार है वो जनसंख्या है। और जनसंख्या क्या है? शेड्यूल कास्ट अगर मैं हूं तो शेड्यूल कास्ट की जो संख्या है, कुल संख्या, वही हमारे प्रतिनिधित्व का आधार है। जी जी। तो मैं लास्ट सवाल करूंगा आपसे, जैसे हम देखते हैं कि क्या जो एससी के रिजर्व सीट से पर जो एसटी के, ओबीसी और जीए चुनाव का नामांकन कर सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जी? जी, जो सुरक्षित सीटें हैं, भारत में राजनीतिक सुरक्षा 2 वर्गों को है। एक तो शेड्यूल कास्ट को राजनीतिक सुरक्षा है। भारत के सभी राज्यों को मिलाकर 650 जो विधायक बनते हैं, जो विधानसभा सदस्य बनते हैं, पूरे भारत में 4130 विधायक सीट है। 4130 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 650 विधायक अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ते हैं। उन सीटों पे शेड्यूल ट्राइब के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। अनुसूचित जनजाति के लोग अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जाति के सुरक्षित सीट से चुनाव को छोड़िए नामांकन भी नहीं कर सकते। ओबीसी नहीं कर सकते, शेड्यूल ट्राइब नहीं कर सकते, जनरल नहीं कर सकते, और धार्मिक अल्पसंख्यक भी शेड्यूल कास्ट के सुरक्षित सीट में नामांकन नहीं कर सकते। ये सुरक्षित सीटें हैं। भारत में 2 वर्गों को ये मिला हुआ है। पहला, अनुसूचित जाति को, जो मैं आपको बताया कि संपूर्ण भारत में 650 विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, संख्या के अनुपात में, कि भारत में कुल जनसंख्या का 15 से 16% शेड्यूल कास्ट है। उनके लिए लोकतांत्रिक प्रणाली में 650 सीट देश भर में आरक्षित है। दूसरा, भारत की संसद का जो निचला सदन है लोकसभा, उसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट रिजर्व है, सुरक्षित है। वहां सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के भाइयों को ही अधिकार है। ये उनका विशेषाधिकार है कि भारत के जो भी लोकसभा चुनाव क्षेत्र आरक्षित है, वहां सिर्फ अनुसूचित जाति या एससी वर्ग का आदमी ही नामांकन करेंगे और चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि अनुसूचित जाति कोई जाति नहीं है, ये वर्ग है। इसके अंदर राज्यों में जातियों की संख्या अलग अलग है, पर अभी जो भारत में तहसील के माध्यम से जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, इसका भी मैं इस पर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब हमारी जातियों का पहचान हो गया और हमारी जातियों को वर्ग में शामिल कर लिया गया, पूरी छानबीन हुई, लंबा प्रक्रिया चला, तो अब भारत के समस्त राज्यों के राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ हमारा नाम एससी दर्ज होना चाहिए। हम किस जाति के हैं, कैसे हैं, कहां से हैं, ये बात समाप्त हो चुका है। हम अब सिर्फ एससी हैं, हम सिर्फ अब भारत में शेड्यूल कास्ट हैं। तो शेड्यूल कास्ट का जब हमको बोध होगा, तभी शेड्यूल कास्ट के अंदर जो जातियां थी, उपजातियां थी, उनमें उनको जब बोध होगा कि हम सभी लोग सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, और हम सभी को अछूत बनाकर रखा गया, इसलिए हम सब आपस में समान हैं। और ये उपकार भारत में अगर कोई हमारे ऊपर किया, हमारा अगर कोई ईश्वर है, हमारा कोई भगवान है, हमारे जीवन को यहाँ तक कोई लाया और ये प्रकाश तक हमें कोई पहुंचाया, तो वो कोई और नहीं, महामानव, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। बाबा साहब के बताए रास्ते में, उनके लिखे हुए वॉल्यूम को, उनके जो सभा में बोली गई बातें हैं, वो ये सभी को हम अपने बच्चे को बताएं कि यही वो उपकार करने वाला है जिसके बदौलत आज हम
ये घोर निंदनीय अपमानित जीवन से हम उबर पाए हैं। तो अगर ये बात समाज में फैले, हालांकि बहुत तेजी से लोग लगे हैं, इस पर काम चल रहा है, सामाजिक जो व्यवस्था है उस पे लोग ज्यादा से ज्यादा चेतना में आए, जो जानकारी है उसको फैलाएं। मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट भारत का जो व्यवस्था है कानूनन, उसमें नंबर 1 पर अगर आज कोई है तो शेड्यूल कास्ट है। कल तक जातिवादी व्यवस्था में, वर्णवादी व्यवस्था में जो अछूत था, आज की व्यवस्था में वो शेड्यूल कास्ट है और क्रमांक 1 पर है। कल तक जो जंगलों में थे अनुसूचित जनजाति के भाई, जिनका सामाजिक पहचान आदिवासी है, संवैधानिक पहचान अनुसूचित जनजाति है, कल तक जो अखाक हो बियाबान जंगलों में थे, आज भारत की व्यवस्था में वो दूसरे नंबर पे हैं। और ये बात भी सही है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस वर्ग से रहे, वो शेड्यूल कास्ट से रहे, वो अपने वर्गों को जो विशेष अधिकार नहीं देंगे, वो उससे कहीं ज्यादा आगे जाकर अनुसूचित जनजाति एसटी के भाइयों को उन्होंने दिया। तीसरे नंबर पे भारत में ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रमांक में तीसरे नंबर पे ओबीसी है। ओबीसी भी अनुसूचित जाति जनजाति की ही तरह सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, पर ओबीसी जातिवादी जब व्यवस्था थी भारत में, वर्णवादी व्यवस्था थी जब भारत में, तो वर्णवादी व्यवस्था में जो शूद्र थे आज वो ओबीसी है। कल तक जो जाति की व्यवस्था में थे आज वो ओबीसी हैं। ये इसके एक नहीं हजारों प्रमाण हैं। जैसे पंडित तुलसीदास दुबे जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा कि जे वर्णाधम तेली कुम्हार स्वपत कोल किरात कलवारा, जे वर्णाधम तेली कुम्हार स्वपच कोल किरात कलवारा। ये जो उन्होंने अपने रामचरितमानस में लिखा कि अभी ये जितने जातियों का मैं नाम लिया उनके दोहा के माध्यम से, उनसे पूछें कि क्या आप ब्राह्मण हैं? नहीं। आप क्षत्रिय हैं? नहीं। आप वैश्य हैं? नहीं। तो फिर एक ही वर्ण बचा शूद्र। अब शूद्रों में भी उन्होंने घोषित किया कि ये अधम है, ये इन्होंने खुद लिखा। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं रही भारत में, जिस तरीके से आज इतने सड़क बन रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं और ना मालूम कितने चीज बन रहे हैं, ये अभी की व्यवस्था का है। इससे पहले छानबीन करें कि आज इतने बड़े महल है, ये बनने से पहले क्या था? तो ऐसे मैदान पड़ा हुआ था। ये महल कब तक रहेगा? उसका भी एक मियाद है, अगर उसके रखरखाव नहीं होंगे वो ध्वस्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से समाज को भी निरंतर चलाने के लिए, सामाजिक कार्यों को गति देने के लिए सूझबूझ और ऐसे जागरूक जानकार लोगों का जरूरत निरंतर समाज में रहता है। जी। अब मैं लास्ट में शेयर करना चाहता हूँ। देखो, इसमें क्या है, जब तक आदमी की चेतन शक्ति नहीं जागती ना इंसान की, तब तक उसको सही और गलत की पहचान नहीं हो पाएगी। और भारत में जितने संगठन चल रहे हैं, ये संगठन तो चल रहे हैं, मतलब तकरीबन 90% तो लूटने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो जब तक इंसान की चेतन शक्ति नहीं जाएगी, वो तो आदमी कामयाब नहीं हो पाएगा, चाहे वो लीडर है या हम लोग हैं। तो हम इसको सीधे अक्षरों में अगर बोले कि अगर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो चेतन शक्ति जाग जाएगी। अगर झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलेंगे तो चेतन शक्ति गुमराह हो जाएगी। अगर हम झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, कभी झूठ बोलेंगे, तो चेतन शक्ति कंफ्यूज हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि अपने आपको चेतन शक्ति जगाने, तो सच और ईमानदारी पे चलते रहे तो एक दिन चेतन शक्ति जाग जाएगी, 100% जाएगी। तो अच्छे और बुरे की पहचान हो पाएगी। तो इसमें जो चेतन शक्ति के बिना आप चाहे काम 10 साल कर ले, 50 साल कर ले, 1000 साल कर ले। पे मैं कहना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आदमी को सही और गलत का जब भान होगा तो बहुत बड़ा जागरूकता आता है। भारत रत्न महामानव सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उस समय राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का जो सहयोग मिला, सयाजी गायकवाड़ जी का जो सहयोग मिला, ये दोनों राजा भारत में ओबीसी से हैं। आज अगर बाबा साहब बने तो उनके नीचे छत्रपति साहू जी महाराज हैं। उन्होंने भरे सभा में, जब बाबा साहब लंदन से पढ़ के आए तो उन्होंने सभा में बाबा साहब के साथ जाकर उनका
हाथ ऐसे खड़ा कर उन्होंने बताया सभा को कि ये भारत का अब भविष्य है, इसके ऊपर भरोसा करो, ये हमारा नेता है, आने वाले दिनों में ये आपके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने लायक है। ये ऐसा तो ये सही है कि समय समय पर जो महापुरुष पैदा हुए, जो जाति की बंधन को तोड़े, एक सीमा का जो बंधन था उसको तोड़े, उससे ऊपर उठकर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता के लिए जो कार्य किए, तो तभी ये सारा परिस्थिति निर्मित हुआ। जी, आने वाले वक्त में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये पार्ट 1 है इसका, जो अनुसूचित जाति के ऊपर है। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना, किस विषय पर बात करना चाहते हैं? यही पार्ट रहेगा, इसमें एसटी के बारे में जान कर देंगे आप। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ताकि लोग उसको इंतजार करें नेक्स्ट पार्ट का। जी, ये तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। जिस तरीके से काल्पनिक बातों में पिक्चर बनाए गए, सीरियल बनाए गए, अलग अलग साधन संसाधन काल्पनिक बातों पे डेवलप किए गए, ये जरूरी था कि भारत के संविधान के ऊपर, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर, इसके ऊपर फिल्म बनाए जाते, पिक्चर बनाए जाते, सीरियल बनाए जाते, अन्य और तमाम जन जागरूकता का जो साधन और स्रोत बन सकता था उसको डेवलप किया जाना था। पर अब साउथ से बहुत सारा जो फिल्म आ रही हैं, पर वो एक समसामयिक घटनाओं को लेकर हैं। पर आपके माध्यम से जो ये बात देश के लोगों को बुलाकर जो चर्चा आप करा रहे हैं, एक दूसरे से परिचर्चा हो रहा है, ये तो मैं इस मौके पे आपसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारत का मूल जो व्यवस्था है, शेड्यूल कास्ट के रूप में, शेड्यूल ट्राइब के रूप में, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में, ओबीसी और जनरल हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक, आपके पास मुझे जानकारी है कि विश्व के अनेक देशों में बड़े बड़े विद्वान हैं और निरंतर आप उन विद्वानों से आपका वार्तालाप होता है। तो इस विषय को, जो ये 5 वर्ग है, इस 5 वर्ग के ऊपर समय समय पे आप अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। वॉइस ऑफ मानवता, जैसा कि बोध ही होता है, वॉइस इंसानों की आवाज है। जी। और ये आवाज जन जन तक पहुंचे आपके माध्यम से, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और आपने भारत की बहुत बड़े जो व्यवस्था है, जिसके ऊपर हमारा अस्तित्व है, भविष्य है, हमारा मान है, सम्मान है, सुरक्षा है, जहां से हम इस देश में राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री तक बन गए। अभी ओबीसी के सूची का आदमी प्रधानमंत्री हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी। कल तक जो सामाजिक व्यवस्था में अछूत थे, अगर सामाजिक व्यवस्था में जाएं, जातिवादी व्यवस्था में जाएं, वर्णवादी व्यवस्था में जाएं, तो वो कहाँ खड़े थे? तो अछूतपन के शिकार थे। पर आज देखिए भारत के संवैधानिक व्यवस्था का ताकत कि जातिवादी व्यवस्था में जो अछूत रहे, आज वो महामहिम राष्ट्रपति जी के पद पे हैं, देश और दुनिया की सेवा में लगे हैं। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, इसके ऊपर निरंतर आप चर्चा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि जो एसटी के जो मतलब हकूक क्या हैं, वो क्या करते हैं, उनके मतलब कहाँ पर रह रहे हैं, कितनी जनसंख्या है, इस पर बात करेंगे। तो संतोष साहू जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आपने इतनी बहुत सारी जानकारी दी, हमें तो नहीं जानकारी इतना नहीं पता था। लेकिन हमारा मकसद ही है कि लोगों को उनके हक मिल जाए, उनको जागृत किया जाए, वो जिंदगी के सुकून जीने, जैसे मतलब इंसान आज़ादी से जीता है, सुकून से जीता है, प्यार से जीता है, ऐसा हमारा मकसद है कि पूरे वर्ल्ड को हम इसको दिशा देने वाले आने वाले वक्त। तो आज के लिए स्पेशल धन्यवाद आपका संतोष साहू जी। उम्मीद करते हैं आप ऐसे हमें भी जगाते रहेंगे, खुद भी जगाते रहेंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल भाई साहब, और देखते रहे भाई सो मानवता भी अपना टीवी लाइक करें। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।